तो आज हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं, गॉस लॉ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, यानी हम उसकी एप्लीकेशन करेंगे, यानी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे विद डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस टाइम हमने चार्ज क्यों ही लिया है, लेकिन अब उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के ऊपर, ठीक है। और उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहेंगे एट ए डिस्टेंस ऑफ आर, यानी यहाँ से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, ठीक है। तो पहले इस फिगर को हम समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि वायर के अलावा कुछ भी बना हुआ है। तो ये एक्चुअली क्या है, तो क्योंकि यहाँ गॉस लॉ का यूज़ होता है, और गॉस लॉ क्या कहता है हमें, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग हम ये जानते हैं, तो क्योंकि गॉस लॉ का यूज़ करते हुए ही हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो फ्लक्स हम निकालते हैं किसी भी चार्ज से, है ना, थ्रू अ क्लोज्ड वायर, है ना, तो वो क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल, अगर इस क्लोज सरफेस की बात कर रहे हैं, दैट इज E.ds, है ना, और इसकी वैल्यू वो कहता है कि वो Q/ε0 होती है। तो Q हमारे पास है, सिर्फ हमने क्या करना है, उसको एक सरफेस प्रोवाइड करनी है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, तभी वो गॉस लॉ हम लगा सकते हैं, क्योंकि वो क्लोज सरफेस होनी चाहिए। अगर नहीं है तो हम इसको क्रिएट करते हैं। तो हमने पॉइंट, जब हमने प्रूफ किया था गॉस लॉ, तो वहाँ पर हमने एक पॉइंट चार्ज लिया था और उसके चारों तरफ एक हमने स्फीयर कंसिडर किया था, दैट वाज द गॉसियन सरफेस फॉर दैट पॉइंट चार्ज। लेकिन अगर आपका चार्ज है ना, क्यू चार्ज है हमारा जो वहाँ पर है, तो चार्ज अभी भी हमारा क्यू है, और ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यहाँ पर इस लाइन के ऊपर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के ऊपर, और इससे हम किसी पॉइंट पर आर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो ये डॉटेड जो हमने एक सिलेंडर क्रिएट किया ताकि ये लीनियर चार्ज इस सिलेंडर के अंदर आ जाए, इनक्लोज्ड हो जाए, और हम इसको इनक्लोज सरफेस मान सकें। तो ये हमारी एक तरह से इनक्लोज सरफेस होगी, और इसी को हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस, ठीक है। यही कहलाई जाती है गॉसियन सरफेस। तो ये किस तरह की सरफेस है, इट इज़ सिलेंड्रिकल, ठीक है। ये किसी भी शेप में हो सकती है, इट कैन बी स्फीयर, इट कैन बी सिलेंडर, इट कैन बी क्यूब, जैसा भी आप बनाना चाहें, लेकिन वो जो एक्सप्रेशन है Q/ε0 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको 3 डिफरेंट सरफेसेस में डिवाइड कर दिया ताकि हम फ्लक्स का फॉर्मूला आसानी से लगा सकें। एक तो हमारी ये S1 है जो सिलेंडर की कर्व्ड सरफेस है, जिसकी रेडियस r है और लेंथ हमने यहाँ पर l कंसिडर की है। एक S2 है जो एक क्या होगा, सर्कल होगा, ठीक है, ऑफ रेडियस r। ये S3 भी एक सर्कल होगा ऑफ रेडियस r। अब यहाँ पर जो E है और डेल्टा S है, ये एक एलिमेंट है ना, क्योंकि हम जब क्लोज सरफेस लेते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक एलिमेंट कंसिडर करते हैं, तो एलिमेंट्री फ्लक्स निकालते हैं। तो एलिमेंट्री फ्लक्स होता है और उसका सरफेस इंटीग्रल करते हैं, तो पूरी सरफेस के लिए वैल्यू आ जाती है। तो हम ये तीनों बार करेंगे। तो पहले क्लोज सरफेस हम लेंगे, तो उसके लिए हमने एक एलिमेंट लिया, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होंगी वो सभी डायरेक्शन में निकलेंगी, ठीक है। तो एक पॉइंट आर के ऊपर उसकी जो डायरेक्शन होगी E1 की इस तरह से होगी, और हमने यहाँ एलिमेंट जो DS1 लिया हुआ है वो इस कर्व सरफेस पर लिया है, तो उसका जो एरिया वेक्टर होगा वो भी सरफेस के कैसा होगा, नॉर्मल होगा, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी सरफेस के नॉर्मल होगी। तो दोनों के बीच में जो एंगल होगा फॉर दिस केस वो आ जाएगा 0 डिग्री। अब S2 पर चलते हैं, एक सर्कल है, इस सर्कल पर हमने फिर अगेन एक एलिमेंट लिया DS2, उसका जो आउटवर्ड नॉर्मल होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में, क्योंकि सभी एक डायरेक्शन में आ रहे हैं। अब इन दोनों के अंदर अगर डॉट प्रोडक्ट लेना है तो मुझे थीटा मालूम होना चाहिए, और इस केस में जो थीटा है वो आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, वो है 90 डिग्री। इसी तरीके से इस फेस को देखें तो इसका डाउनवर्ड आएगा एरिया वेक्टर, है ना, इसका अपवर्ड आएगा, आउटवर्ड नॉर्मल ऐसा होगा ऊपर, इसका आउटवर्ड नॉर्मल नीचे की तरफ होगा। तो लेकिन यहाँ भी जो एंगल है थीटा वो भी आपका 90 डिग्री आएगा। तो चाहे यहाँ पर ये E3 नहीं है, E1 E2 ही एक सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है इस लाइन के ऊपर। यहाँ तो कोई वैल्यू, क्योंकि अभी हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो तो आप देखेंगे कि वो वैल्यू वहाँ से गायब ही हो जाएगी, यानी वो वैल्यू 0 होने वाली है, ठीक है। यहाँ इस आउटर कर्व पर वो E होगी, और यहाँ पर भी हम इसको E ले लेते हैं। तो चलिए अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ये क्या आएगा। तो इस लेफ्ट साइड को अगर हम कैलकुलेट करें और इसको Q/ε0 के बराबर रखेंगे, तो ये 3 सरफेसेज में ये डिवाइड हो जाता है। पहली सरफेस है आपकी S1, और इसमें आपका हो जाएगा E, है ना, DS1 cos 0 डिग्री सरफेस S1 के लिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो फ्लक्स है सरफेस S2 के लिए आएगा, क्लोज सरफेस है, यह आएगा EDS2, और यहाँ पर ये एंगल है cos 90 डिग्री। इस तरीके से थर्ड सरफेस भी ले लेंगे, है ना, थर्ड क्लोज सरफेस, ये हो जाएगा EDS3,
और इसके बीच में भी जो एंगल है वो है 90 डिग्री एंड दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? तो ये देखेंगे आप cos 90 डिग्री की वैल्यू क्योंकि जीरो होती है तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगी और पूरी टर्म ये भी जीरो हो जाएगी। अब एट डिस्टेंस r हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो यानी एक वैल्यू कांस्टेंट होगी r पर डिपेंड कर रही है, तो इसको हम बाहर ले सकते हैं, दैट इज E, और ये आपका सरफेस इंटीग्रल थ्रू S1 और यहाँ पर रह जाएगा सिर्फ ds1 और दिस इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब जो ds1 है ये सरफेस है किसकी, इस सिलेंडर की सरफेस, कर्व्ड सरफेस, और कर्व्ड सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 2 पाई r l। r इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, इस गॉसियन सरफेस, और l उसकी लेंथ हो गई। ठीक है, और ये आपका आ गया q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए q जो है, क्योंकि ये q इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है लेंथ l पर, ठीक है, तो यहाँ पर एक आती है सरफेस चार्ज, सॉरी लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्योंकि लाइन पर है ना, तो लीनियर चार्ज, इसको हम कहाँ लिखें, हम इसको यहाँ लिख देते हैं, दिस इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। ये होता है टोटल चार्ज, है ना, किस लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट है। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू देखिए आ जाएगी लैम्डा इंटू एल। तो इसका हम यूज़ करेंगे, इसका यूज़ करेंगे क्यू का। तो क्यू की जगह हम क्या रख सकते हैं, क्यू की जगह हम रख सकते हैं लैम्डा इंटू एल। तो इस तरह से दोनों साइड एल आ गया और एल से एल कैंसिल हो जाएगा। तो ई का जो एक्सप्रेशन है ना, ई का जो हमें फाइनल एक्सप्रेशन चाहिए यूनिफॉर्मली चार्ज वायर से, है ना, तो वो कितना हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो दैट इज़ योर फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, गॉस लॉ से यूज़ कर हमने इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से हम इसका निकाल सकते हैं। आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं। तो अगर आप इस रिलेशन को ड्रॉ करना चाहते हैं, है ना, तो हम दो एक्सिस इस तरह से ले सकते हैं। अगर एक साइड हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो इधर की तरफ बढ़ रहा है और रेडियस इधर की तरफ बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे आप इससे दूर चलते रहेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी ऑब्वियसली वो डिक्रीज होगी उसकी स्ट्रेंथ। तो ये जो रिलेशन है, यानी यहाँ पर जो E है इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर है, जो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ भी हो गया और ये इसका एक्सप्रेशन हो गया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर इस तरह की वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और पसंद आ रही है तो लाइक भी करें, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ताकि जिसके लिए वीडियो बनाई जा रही है वहाँ तक ये वीडियो पहुँच सके। और इस काम में जो आप मुझे सपोर्ट करना चाह रहे हैं वो सपोर्ट सिर्फ इसी तरह से होगा। लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में आपका कोई चार्ज नहीं जाता, लेकिन आप इससे इस काम में जुड़ सकते हैं कि ये जो नॉलेज है वो ज़्यादातर उन लोगों तक पहुंच सके, उन बच्चों तक पहुंच सके जिनको इस नॉलेज की ज़रूरत है। ओके, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।